हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल अंकित आईएएस क्लासेस में। और आज की जो क्लास है आपकी वो फिजिक्स की क्लास होगी। और इस क्लास में आपका जो भी हमने आपसे इससे पहले हमने कराया था वो फिजिक्स के जो आपके चैप्टर था लाइट चैप्टर आपका चल रहा है। और उस चैप्टर में हमने आपको कराया है, आपने उसमें देखा होगा कि उसमें आपका अवतल दर्पण के बारे में हमने पूरी तरीके से बताया है। और अवतल दर्पण से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपके आते हैं, वो न्यूमेरिकल्स भी हम आपको पूरे तरीके से कराएंगे। और अब जो है उसके बाद आपका जो उसके इमेजेस है, अवतल दर्पण की इमेजेस कैसे बनती है, किस तरह से बनेगी, कैसे कैसे बनेगी, क्या क्या उसके नियम है, उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। तो ध्यान से समझते हैं, थोड़ा सा फोकस करके चलना है इस चीज को, फोकस के तरीके से। ठीक है, जो भी आपको करना है उसको मेहनत से करो, पूरी लगन के साथ करो। अगर आपने एक बार उसको पूरा फोकस करके और सही तरीके से उसको समझना शुरू कर दिया तो कोई भी चीज है, कोई भी टॉपिक है, आपको कभी भी परेशान नहीं कर सकता। वो आपको ऐसा आसान लगेगा अगर आपने उसको मेहनत से किया है, पूरा फोकस करके उसको पढ़ा है। क्योंकि ये कहा जाता है कि जो आपका माइंड है वो एक इमेजेस को सबसे पहले एब्जॉर्ब करता है। अगर आप किसी भी टॉपिक को कर रहे हैं, किसी भी टॉपिक को मेहनत से करना चाहते हैं, तो उसको बस एक ही तरीका आपको अपनाना है कि उसको इमेज बना करके अपने माइंड में स्टोर करते चले। जब आप इमेज बना करके उसको माइंड में स्टोर करते चलोगे तो आपको आगे किसी भी तरह की उस टॉपिक को माइंड में सेट करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। बस उसको आपको समझना है कि कैसे आपको उसको करना है, कैसे आपको माइंड में सेट करना है। तो माइंड में तभी सेट होगा जब आप उसको करोगे पूरी तरीके से एक इमेज बना करके। क्योंकि एक फोकस होता है, आपको कहते हैं कि अगर आपको किसी भी टॉपिक को पूरे तरीके से याद करना है जो आप कभी ना भूल सके, तो आपको कैसे करना पड़ेगा। ये कहा जाता है कि आपके माइंड की कैपेसिटी होती है कि यदि आप उसको 12 बार फुल कंसंट्रेशन के साथ उसको लर्न कर लेते हैं, उसको इमेज बना करके उसको माइंड में सेट कर लेते हैं 12 बार, कुल 12 बार, तो आपका ये टॉपिक कभी भी आप जीवन में पूरी उम्र तक उसको नहीं भूल पाओगे। तो ये थोड़े से तरीके हैं, इन चीजों को समझो और समझ करके चीजों को पढ़ो, कैसे आपको पढ़ना है, फिर उसके बाद देखें आप क्या क्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अब उसके बाद आपका देखते हैं क्या क्या करना है। ठीक है, देखिए अब जो आपका अवतल दर्पण के बारे में बताया था, तो अवतल दर्पण चल रहा था। तो अवतल दर्पण में आपके क्या थे, यहाँ पर जो अवतल दर्पण है इसको समझना है आपका, क्या इसमें समझना है। क्योंकि जो कुछ इमेजेस बननी है आपकी, तो इमेजेस कैसे बनेगी वो समझने हैं। तो सबसे पहले इसके कुछ नियम्स होते हैं, 3 नियम होते हैं आपके। ठीक है, तो 3 नियम में आपको ध्यान से समझना है। पहला नियम क्या होता है, ठीक है, तो देखो ध्यान से, जैसे आपका कोई भी हो, अवतल हो, उत्तल हो, कोई भी हो इमेजेस के लिए, ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है। ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपकी जो है मुख्य अक्ष है। अब मुख्य अक्ष के बाद आपका क्या होता है, ये इनफाइनाइट होता है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, और ये फोकस होता है। तो इन चीजों को ध्यान से समझना है। तो यहां से अगर कोई भी आपकी किरण, अगर कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजर जाती है। तो वह परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरेगी। ये पहला नियम आपको याद रखना है। ठीक है, वो चाहे आपका अवतल दर्पण हो, चाहे आपका हो उत्तल दर्पण। ठीक है, अब यहां से हमने उत्तल दर्पण पे ऐसे ही इसको गिरा, ये उत्तल दर्पण मान लिया आपका। तो इस उत्तल दर्पण को समझेंगे और इस पे आपकी ये प्रकाश किरण है ऐसे आपतित होती है। तो वो क्या करती है, क्योंकि इसका जो फोकस होगा वो इधर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, इनफाइनाइट इधर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझेंगे। यहाँ पर आपका पूरी तरीके से ये उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर। तो उत्तल दर्पण को समझेंगे, यहाँ पर है अवतल दर्पण आपका। ठीक है, अवतल दर्पण है और आपका, ठीक है, ये है। अब इसमें से आपका जब ये आता है तो ये कहेंगे कि या तो ये इससे परावर्तित होकर के फोकस से गुजरेगा या गुजरता हुआ महाभास होगा। तो यानी कि अब इधर को गया तो इसका मतलब क्या है, अगर पीछे को इसको मूवमेंट करेंगे तो ये फोकस से जाता हुआ आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके से आपको जो उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो दोनों में क्या होता है कि एक नियम होता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण समांतर आती है तो वह परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है या गुजरती हुई आभास होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान से इसकी समझनी है। और इसमें समझने में क्या है कि इसमें बस 2 ही पॉइंट्स आपके समझने लायक है और इसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है, जो भी होता है आपका बस ये पता चलना चाहिए आपको कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण
मुख्य अक्ष के समांतर आए तो वह परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरेगी या फोकस से होते हुए गुजरती हुई महसूस होगी। ठीक है, तो यहां से ये जाती है एकदम से, इसको क्या कर देता है, इसको आपका दूर भेज देता है, यानी कि इसको मिलने नहीं देता और यहां से इसको एक दूसरे से विरुद्ध कर देता है, यानी कि बिखेर देता है आपकी प्रकाश की किरणों को। और लेकिन जब इसको हम पीछे की ओर रेखा खींचेंगे तो वो कहां से दिखाई देगी, गुजरती हुई, फोकस से गुजरती हुई दिखाई देगी आपको। तो इतनी बात आपको ये समझनी है, पहला नियम। तो बस इसमें यही लिख लेना है। देखो थ्योरी में जो लिखोगे इसका पॉइंट ये लिखना है आपको नोट्स बनाते हुए कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है या फोकस से गुजरती हुई महसूस होती है या आभास होता है। ठीक है, इतना पॉइंट है, ये पहला नियम है आपका। ठीक है, तो पहला नियम तो ये हुआ। अब इसके बाद आपको समझना है दूसरा नियम कैसे समझेंगे। ठीक है, पहला नियम हो गया आपका, अब दूसरा नियम समझना है। दूसरा नियम में क्या होगा यहीं पर ही ध्यान से समझना है इसको। ठीक है, देखना है अब यहीं पर ही आपका कैसे इसका दूसरा नियम समझते हैं। ठीक है, अब ये फोकस हुआ आपका जगह, तो यहाँ पर फोकस है। अब ये कहते हैं कि यदि कोई भी प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजरती है तो वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यहां से भी आपकी ये किससे होकर के गुजरती है, फोकस से। ठीक है, फोकस से होकर गुजरती है तो वह परावर्तन होगी जब, तो किधर चली जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तो इस तरीके से आप इसमें समझेंगे। तो इस तरीके से ये आपका काम करता है कि दूसरा नियम, यदि कोई भी प्रकाश की किरण फोकस से होकर के गुजरती है तो वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ऐसी अवतल दर्पण में है और ऐसे ही आपका उत्तल दर्पण में है, क्योंकि उत्तल दर्पण में परावर्तन होने के बाद गुजरोगे तो नहीं, लेकिन वह क्या है, उसका आभास जरूर होगा आपका। ठीक है, अगर यहां से कुछ आने वाली थी ये, तो आने के बाद क्या है, ये आपकी परावर्तन होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर समांतर चली जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो बस ये आपका दूसरा नियम था। और दूसरा नियम की परिभाषा लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं नोट्स बना करके बस तो एक लाइन में, कि यदि प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर के गुजरती है तो वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है या हो जाती भी महसूस होती है। बस ये पॉइंट्स आपको लिख लेने हैं, 2 पॉइंट्स है आपके, इसको ध्यान से समझना है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका एक तीसरा पॉइंट आता है। तीसरे पॉइंट को ध्यान से समझेंगे, तीसरा पॉइंट क्या है। तो इसको यहां से ऐसे मिटाएंगे। ठीक है, ऐसे चलेंगे, इसको यहां से झुका तो ये आपका ऐसे हुआ। ठीक है, इस तरीके से। अब देखते हैं कि तीसरा नियम आपका कहता क्या है। तो तीसरे नियम में क्या बात करेंगे तो वो ध्यान से समझना है आपको। तीसरा नियम क्या कहेगा, देखो तीसरा नियम कहता है, ये F है आपका, ये भी आपका F है। ठीक है, ये C। तो यदि कोई प्रकाश की किरण किससे होकर के गुजरती है, कोई प्रकाश की किरण C यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के गुजरती है तो वह परावर्तित होने के बाद उसी मार्ग से वापस चली जाती है। अब इसमें भी ऐसे ही आएगा आपका, अगर कोई प्रकाश की किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती हुई महसूस होती है या आभास होता है तो वह परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस चली जाती है। परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस चली जाती है। तो ये है आपका, ये तीसरा नियम होता है। अब तीसरे नियम में जब आप समझेंगे इसको ध्यान से, तीसरे नियम में कहता क्या है कि यदि कोई प्रकाश की किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के गुजरती है तो वह परावर्तित होने के बाद उसी मार्ग से वापस चली जाती है। तो यहां से ये आई और इसी मार्ग से वापस चली जाती है। ऐसे ही उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरण ऐसे आई और यहां से आते हुए आभास हुआ तो वो है परावर्तित होने के बाद उसी मार्ग से वापस चली जाती है। तो यहां तक क्लियर, ये पूरी तरीके से आप समझ चुके हो। तो अब लिख सकते हैं, इसकी परिभाषा है, इसकी डेफिनेशन है, ये जो पॉइंट से आपको ये लिखना है नोट्स में लिखिए। यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से या सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के गुजरती है तो वह परावर्तित होने के बाद उसी मार्ग से वापस चली जाती है।
ये तीसरा नियम आपका कंप्लीट। केवल 3 नियम है और इन 3 नियम पर ही आप पूरे तरीके से जो भी आपको इमेजेस बनानी है वो इमेजेस आप बना सकते हो। जो भी केस होगा, जो भी स्थिति होगी, उसी स्थिति में आप इमेजेस को बना सकते हैं। वो इन्हीं 3 नियम के आधार पर बनेगी। अगर ये 3 नियम आपके पूरी तरीके से याद नहीं है या समझ नहीं आए तो आप उसकी इमेजेस को नहीं बना सकते हैं। कोई भी इमेजेस आप नहीं बनाएंगे कि अवतल दर्पण में कोई वस्तु है, कहां पर रखी है और कैसे आपको इमेजेस बनानी है, कहां पर इमेजेस बनेगी, कुछ नहीं पता चलेगा। बस केवल आपको समझना है कि ये कैसे आपकी इमेजेस बनती है और इन 3 नियम को पूरी तरीके से समझ करके रखना है, माइंड में सेट रखना है इनको। उसके बाद आप इमेजेस बना सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अब इमेजेस आपकी कैसे बनती है। अब चलेंगे कि सबसे पहले अवतल दर्पण में जो इमेजेस बनेंगे वो कैसे बनेंगे। ठीक है, उसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले लेके चलते हैं हम आपका अवतल दर्पण। ठीक है, इस अवतल दर्पण को देखते हैं ध्यान से थोड़ा सा। देखो, ये है आपका अवतल दर्पण। ठीक है, अब इस अवतल दर्पण में जो है आपका ये रहा अवतल दर्पण। ये हमने आपको सबको बताया था कि फोकस पॉइंट क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या था, ये सी था, ये आपका ये था, ये पोल था जिसे ध्रुव कहते हैं आप, तो ध्रुव यहाँ पर था। ठीक है, और ये पूरा आपका अवतल दर्पण। ठीक है, तो ये अवतल दर्पण है बस। ठीक है, इस तरह से अब थोड़ा सा समझ लेंगे कि जो इमेजेस बनती है उनके कुछ नियम है, रूल्स है, कैसे कैसे हम कैसे बनाएंगे। बस एक बात ये याद रखनी है, जो पहला पॉइंट है आपका, कि यदि कोई भी इमेजेस इस दर्पण के सामने बने, इधर बने, कोई भी इमेजेस इससे इधर बने तो वह वास्तविक कहलाएगी। अगर कोई इमेजेस इसके पीछे बने तो वह आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा। तो यानी कि कोई प्रतिबिंब इसके सामने बनता है तो वास्तविक प्रतिबिंब, और इसके पीछे बनता है तो आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात है कि सीधा उल्टा कैसे बनता है। अगर कोई भी प्रतिबिंब इस मुख्य अक्ष के नीचे बने, इस तरह से बने, कोई भी प्रतिबिंब इसके नीचे बने, कहीं पर भी बने, तो वह उल्टा प्रतिबिंब कहलाएगा। लेकिन अगर कोई प्रतिबिंब इस लाइन के ऊपर बने तो वह सीधा प्रतिबिंब कहलाएगा। ये 2 पॉइंट्स ऐसे आपको याद रखने हैं। यदि कोई प्रतिबिंब इसके नीचे बने तो उल्टा, और इसके ऊपर बने तो सीधा प्रतिबिंब कहलाएगा। तो इतनी बात आपको यहाँ से इसको समझनी है। ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आता है कि छोटा बनता है, बड़ा बनता है। ठीक है, अगर आपका कोई प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है तो वह छोटा प्रतिबिंब कहलाएगा। अगर कोई प्रतिबिंब वस्तु से बड़े आकार का बनता है तो उसे बड़ा प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, या अगर कोई प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का बनता है तो समान आकार का प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो वो आप समझते चलेंगे जब इसमें हम बनाएंगे पूरी तरीके से, यानी कि जब आप इसमें इमेजेस को बनाएंगे तो इमेजेस को बनाते समय हम समझते चलेंगे कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कहां तक आपका छोटा बनेगा, कहां तक आपका बड़ा बनेगा, किस स्थिति में छोटा बनता है, किस स्थिति में बड़ा बनता है, और किस स्थिति में समान आकार का बनता है। तो वो सारी की सारी बातें आप इसको समझते चलेंगे। तो यहाँ पर जो पहला केस है, आपको पहला केस समझना है। तो केस फर्स्ट की जो बात आती है, तो केस फर्स्ट ये होता है कि यदि कहां पर रखी है वस्तु रखी है हमारी इन्फिनिटी पे, तो जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर रखा है, इन्फिनिटी पे। अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है, यानी कि यहाँ पर रखा है इन्फिनिटी पे, तो यहाँ पर रखने के बाद जो आपकी इमेजेस बनेगी वो कहाँ पर बनती हैं। तो बस अगर कोई भी इन्फिनिटी पे रखा होता है तो उससे गुजरने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो सीधी कैसे आती हैं, समांतर आती हैं। तो वो कैसे आएंगी, समांतर आएंगी। ठीक है, एक ये आ गई प्रकाश की किरण, एक ये आ गई। लेकिन इन्फिनिटी पे रखी हुई, अनंत पे रखी हुई वस्तु पर जो प्रकाश की किरणें आती है वो केवल सीधी आएंगी, ना फोकस से गुजरते हुए आएगी, ना ही आपकी वक्रता केंद्र से, वो सीधी आती है बस। जब सीधी आएंगी, और सीधी आने वाली, समांतर आने वाली कहां से गुजरती है परावर्तन के बाद, वे सारी फोकस बिंदु से होकर के गुजरती है। तो कहां पर मिली सारी की सारी, वे फोकस बिंदु पर मिलती है। तो प्रतिबिंब भी कहां बनता है, तो प्रतिबिंब भी आपका ये फोकस बिंदु पर ही बनेगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहां पर बना, फोकस बिंदु पर। तो ये ध्यान देना है कि आपकी यदि वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है, फोकस पर बनता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि यदि कोई भी, क्योंकि पहला नियम ही बताया था मैंने उसका, कि यहाँ से जो समांतर आती है वो परावर्तित होने के बाद फोकस से गुजरती है सारी की सारी, कोई भी हो। तो प्रतिबिंब ये होता है कि जब 2 या 2 से अधिक प्रकाश की किरणें परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर भी मिलती है वहीं पर उसका प्रतिबिंब बन जाता है। तो यहीं पर आपका प्रतिबिंब
बन चुका है। तो ये थी आपकी। अब इसमें आप देखेंगे प्रतिबिंब कहाँ बना, छोटा सा बना। इसकी कितने बनेंगे आंसर, एक पहला बनेगा, पूछेगा कि सीधा बनता है उल्टा, क्योंकि ये बनेगा इस स्थिति में इसके नीचे, तो ये उल्टा बनता है, उल्टा बनेगा। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है छोटा बनता है बड़ा। अब क्योंकि बिंदु के आकार का बना है तो छोटा ही बनेगा, क्योंकि वस्तु बड़ी है तो छोटा बना। और तीसरा पॉइंट है आपका वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा। अगर इधर बनता तो आभासी, लेकिन ये इधर बना है दर्पण के सामने, तो ये वास्तविक होगा आपका। कैसा प्रतिबिंब होगा, वास्तविक प्रतिबिंब। और आपसे पूछे कहाँ बनेगा, तो कहाँ को आपको दिख ही रहा है कहाँ पे बनेगा, ये फोकस पर बनता है तो फोकस पर बनेगा। ठीक है, फोकस पर बनता है, बस इतना आपको रखना है, फोकस पर बनेगा। बस ये 4 पॉइंट्स आपके जो याद रखने लायक है, इन 4 पॉइंट्स को आपको याद रखना है। इस तरीके से आप पहली जो केस है आपका, ये पहला केस था आपका, तो इस तरीके से पहला केस बना। इस तरह से सेकंड केस आएगा, थर्ड केस आएगा, तो सारे केसेस को आप ऐसे ही हैंडल करेंगे, ऐसे ही समझते चलेंगे। और उसके बाद में आपको ये जब सारे केस करा दिए जाएंगे, उसके बाद आपको एक शॉर्ट एक ही डायग्राम में सारे केसेस को दिखा दूंगा उसी में ही, और इसमें ही आप सारे केसेस लर्न कर सकते हैं। बस एक छोटा सा डायग्राम होगा, उसी छोटे से डायग्राम में सारे के सारे केसेस आपके उसी में ही दिखा दिए जाएंगे एक शॉर्ट तरीके से। बस ये आपको ध्यान से समझना, पहले एक एक को डिटेल में समझते हैं, फिर उसका शॉर्ट तरीका समझेंगे। ठीक है, तो ये हुआ आपका। अब इसके बाद एक दूसरा केस और देख लेते हैं। तो यहां देखिए, दूसरा केस, दूसरे केस के बारे में समझते हैं। दूसरा केस क्या होता है आपका, ठीक है। ठीक है, दूसरे केस में क्या होता है आपका कि यदि वस्तु को पहले यहाँ रखा, अब वस्तु को थोड़ा सा इधर ले आएंगे, इन दोनों के बीच, यहाँ सी था, यहाँ एफ था, अब इन दोनों के बीच में हम वस्तु को लेकर के आ जाएंगे। ये आ गई आपकी वस्तु। ठीक है, अब इस वस्तु में एक जो प्रकाश की किरण है वो तो समांतर गुजरेगी, और जो समांतर जाएगी वो फोकस से आकर के गुजरेगी। ठीक है, लेकिन एक दूसरी जो प्रकाश की किरणें हैं वो आपकी हम फोकस से गुजारते हैं, और जब फोकस से गुजरती है वो इसके समांतर हो जाती है। अब जो समांतर हो जाती है तो वो ऐसे जाएगी, और दोनों कहाँ मिल जाती है, ये वो आने वाली भी और ये वाली भी, ये दोनों कहाँ मिली, यहाँ पर। तो इनका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पर इनका प्रतिबिंब बन जाता है, तो ये इनका प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, तो प्रतिबिंब बना है। अब इसमें आप स्थिति देख लेते हैं कि क्या होगी स्थिति। ठीक है, तो ये दूसरा केस था। दूसरे केस में क्या था, यदि वस्तु कहाँ रखी, अनंत और वक्रता केंद्र, इन्फिनिटी और सी के बीच। ठीक है, कि किसके इन्फिनिटी बिटवीन सी, यानी कि इन दोनों के बीच में अगर रखी है वस्तु, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। बस समझने वाली बात है, थोड़ी सी और कुछ नहीं है इसमें, इतने बड़े कोई भी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो बस समझना है कि वस्तु कहाँ पर रख दी हमने, वस्तु को रख दिया अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, ये वस्तु रख दी गई। अब इसमें से एक प्रकाश की किरण तो समांतर जाती है, और जो समांतर जाएगी वो परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है, और दूसरी प्रकाश की किरण जो फोकस से गुजरती है वो परावर्तन के बाद समांतर हो जाती है। तो ये ऐसे आई और ये ऐसे, दोनों कहाँ मिलेंगी, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में मिलती है। बीच में कहीं पर भी लगा सकते हैं, इससे कोई वो नहीं है कि कितनी दूरी पर, बस ये याद रखना है कि वो उसके बीच में मिलती है बस। तो यहाँ पर मिलेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, इसी के बीच में बन जाता है। तो ये आपका प्रतिबिंब बना। तो सीधी सी बात, 4 पॉइंट्स को लिखेंगे। इसमें जो पॉइंट्स है आपका ये है कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा सीधा, अब इसके नीचे बना है तो उल्टा बनेगा। अब इसमें क्या है कि अभी तक जो है ये इससे छोटा बनता है, जब तक सी से इधर रहेगा तो वो छोटा ही बनेगा, जब सी के इधर आ जाएगा तो वो बड़ा होता चला जाता है। तो अभी तक ये सी के इधर है, तो सी के इधर है तो छोटा ही बनेगा। अब इसके बाद क्या होता है, जब ये इससे इधर बने तो वास्तविक कहलाएगा। ठीक है, और लेकिन अब कहां पर बना है, सी व एफ के बीच, सी व एफ के बीच बनेगा। बताओ, ठीक है, ये पॉइंट से बस आपको समझने थे, तो इनको ध्यान से समझना है। बस इस तरीके से अगर आप बनाओगे, इस तरीके से समझोगे तो इतना आसान हो जाएगा, इतना आसान हो जाएगा, हलवा हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसको समझना है, ऐसे ही ध्यान से समझना है, इमेजेस को बनाना है, इस इमेजेस के रूप में ही इनको माइंड में सेट करते रहना है। तो माइंड में ऐसे सेट करो, फिर देखते हैं क्या दिक्कत आती है। तो आज इतना ही करते हैं। जो नेक्स्ट के हैं आपके जितने भी आपके केस हैं, सारे के सारे केस कराएंगे कल पूरी तरीके से, और उसके बाद न्यूमेरिकल्स है वो सारे न्यूमेरिकल्स कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही है, इसको करते रहिए। ठीक है, ध्यान से पढ़ते